भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है जो भारत के सॉलिसिटर जनरल है वह इनमें से कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी तुषार मेहता। आपको बताया दोस्तों कि तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल है। और इनसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो ये किरीट रावत जो हैं इनसे पहले सॉलिसिटर जनरल थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। आपको बताना है जो अनुच्छेद 79 होता है उसके अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, यानी उपरोक्त तीनों। आपको बताया दोस्तों को अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद बनती है, आपको बताना जो संसद है वह बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको अभी अभी मैंने बताया दोस्तों कि अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और मैक्सिमम बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 माह। बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद के सत्र के आह्वान, उसके सत्रावसान एवं विघटन के विषय में प्रावधान है, जिसके अंतर्गत 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपको बताना जो लोकसभा का सत्र होता है एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 बार। आपको बताया दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक व उसके बाद के सत्र की पहली बैठक के मध्य 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होगा। अतः इस उपबंध के तहत लोकसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाया जाना आवश्यक है। आगे देख लेते हैं। तो सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक कोरम है? आपको बताना है कि इसका इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 1/10। आपको बता दें दोस्तों कि अनुच्छेद 100(3) के अनुसार सदन के कुल सदस्यों का 1/10वां भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक कोरम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संसद के निम्न सदन में विरोधी दल के नेता हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भारतीय संसद के निम्न सदन में इसमें विरोधी दल के नेता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनिया गांधी। आपको बता दें कि भारतीय संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा में तत्कालीन प्रश्न के समयानुसार भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस दूसरा सबसे बड़ा दल था, लेकिन विरोधी दल की नेता सोनिया गांधी थी और 16वीं लोकसभा में विरोधी दल का कोई नेता नहीं था और वर्तमान में भी लोकसभा में विरोधी दल का कोई नेता नहीं है, क्योंकि 17वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाई, जबकि दूसरी किसी भी पार्टी को लोकसभा की कुल सीटों के 10% मत नहीं प्राप्त हुए, इसलिए यह पद रिक्त है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी अभी मैंने आपको बताया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 10%। आपको बता दें कि प्रत्येक सदन में विपक्ष के सबसे बड़े दल को विरोधी पार्टी की मान्यता दी जाती है, किंतु उस दल के सदस्यों की संख्या इतनी होनी चाहिए जो सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए पर्याप्त हो, अर्थात यह कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10वां भाग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि किसी जो राजनीतिक दल होते हैं उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यदि
उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्नों को पूछने एवं उत्तर देने में लगाए जाते हैं, जिसे माना जाता है। आपको बताना है जो 1 घंटा होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रश्नकाल। बता दें कि संसदीय प्रक्रिया के नियम 32 के अनुसार दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटे के दौरान प्रश्न पूछे तथा उसके उत्तर दिए जाते हैं, जिसे प्रश्नकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकता है, यह व्यवस्था जानी जाती है। आपको बताना है कि इनमें से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी शिष्टाचार। बता दें कि प्रश्न प्रदत्त अवस्था सदस्यों के आचरण एवं शिष्टाचार नियमों के अंतर्गत आती है और क्रॉसिंग द फ्लोर दल बदल कहा जाता है। ये क्रॉसिंग द फ्लोर दल बदल कहा जाता है और लीडिंग द फ्लोर कोई शब्दावली नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शून्यकाल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताएं जो शून्यकाल होता है वह इनमें से क्या है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी जब बता दें कि भारतीय संसद की सत्र बैठकों के दौरान प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय अर्थात दिन के 12 बजे अर्थात 12 से 00 से 01 बजे तक के काल को शून्यकाल की संज्ञा प्रदान की गई है और इस काल में बिना अध्यक्ष की पूर्वानुमति के सामाजिक महत्व के विषयों को सदन के पटल पर रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? आपको बताना है जो प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली होती है उसमें भारत का अंशदान क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शून्य काल। आपको बता दें कि प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत द्वारा शून्य काल की व्यवस्था शुरू की गई और इसका प्रारंभ अनौपचारिक रूप से लोकहित में सामाजिक महत्व के विषय को बिना सदन अध्यक्ष की पूर्वानुमति के सदन पटल पर रखने एवं चर्चाओं से हुआ, जिसे बाद में संसदीय परिपाटी के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता थे? आपको बताना है कि लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता इनमें से कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जीवी मावलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा प्रवक्ता या अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। इनका जो कार्यकाल था 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है जो लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल होता है वो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख भी होता है, वह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्पीकर। बता दें कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो केवल अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। वह दलबंदी से मुक्त रहता है और एक बार नियुक्त हो जाने पर वह निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु जो इस समय 60 वर्ष है प्राप्त होने तक अबाध रूप से अपने पद पर बना रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रक या पर्यवेक्षक करता है? आपको बताना है इनमें से कौन है जो भारत के कंसोलिडेटेड फंड का पर्यवेक्षक करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आपको बता दें कि भारत की संचित निधि का नियंत्रक और पर्यवेक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आपको बताना है कि जो कोई धन विधेयक कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लोकसभा अध्यक्ष। बता दें कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 110(3) के उपबंधों के तहत कहा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है?
आपको बताना इनमें से जो बजट है वो सबसे पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लोकसभा। बता दें कि बजट का वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाया जाता है तथा उसके संचित निधि पर भारतीय व्ययों के अतिरिक्त अन्य प्राक्कलनों को लोकसभा के समक्ष अनुदान की मांगों के रूप में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जब न तो लोकसभा के अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको बताएं कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बताएं दोस्तों कि अनुच्छेद 95/2 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, किंतु लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त व्यक्ति अध्यक्ष पद के दायित्वों का निर्वहन करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताएं जो लोकसभा का निर्वाचन होता है उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 25 वर्ष। बता दें कि अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा के निर्वाचन में प्रत्याशी होने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार रिपीट होता है एग्जाम में। आपको बताएं जो लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 552। आपको बता दें कि अनुच्छेद 81(1) क तथा ख में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा का गठन राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 530 से अधिक न होने वाले सदस्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 से अधिक न होने वाले सदस्यों द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। आपको बताना है कि इनमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 60 दिन। आपको बता दें कि अनुच्छेद 101(4) के अनुसार यदि लोकसभा का कोई सदस्य लोकसभा की अनुमति के बिना सदन से 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो वह लोकसभा उस स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है तथा सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय संविधान में निर्धारित अर्हताओं के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 वर्ष। बता दें कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद के लिए पृथक से कोई न्यूनतम आयु की अर्हता निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। अतः अनुच्छेद 84 ख के अंतर्गत लोकसभा सदस्य के लिए निर्धारित न्यूनतम 25 वर्ष की आयु प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। आपको बताएं जो कि 81 वर्ष में भारत के कौन से व्यक्ति प्रधानमंत्री बने थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मोरारजी देसाई। बता दें कि 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति मोरारजी देसाई थे और इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। लगातार 2 बार निर्वाचित भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। आपको बताने इनमें से लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जवाहरलाल नेहरू। आपको बताया दोस्तों कि लगातार 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित होने वाले भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और ये वर्ष 1951 से 52 के
प्रथम आम चुनाव तथा 1956 से 57 के द्वितीय आम चुनाव में लगातार प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।